हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के नोट्स विथ रतन एजुकेशनल सोसाइटी यानी कि वेज ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के इस पार्ट में आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की। तो आज हम आपको बताएंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है और साथ ही साथ इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की। तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जो पौधों में होती है। पौधों में उपस्थित अनावश्यक जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हम आपको बता दें कि पौधे जमीन से खनिज लवण तथा जल अवशोषित करते हैं। इस जल का केवल 1 से 5% जल ही पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज करते हैं। बाकी जल पौधे अपने पत्तियों के द्वारा, अपनी तनाओं के द्वारा या अपने वायवीय भाग से वाष्प के रूप में निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन कहलाती है। यानी पौधों के वायवीय भाग से पौधों में उपस्थित अनावश्यक जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सदैव दिन में ही होती है। अब हम आपको बताएं कि वाष्पोत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जिन्हें हम हिंदी में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सेकेंड इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जिन्हें हम हिंदी में उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी कि वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो आइए एक एक करके हम आपको इन तीनों वाष्पोत्सर्जन के प्रकार के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की यानी कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों में रंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। हम आपको बताएं कि पत्तियों के निचली सतह पर, अधिकांशतः पत्तियों के निचली सतह पर अनेक सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ही हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये रंध्र से पौधों में उपस्थित जल जो होते हैं वो वाष्प बन करके, वेपर बन करके निकलते रहते हैं दिन के समय में। तो यही प्रक्रिया रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहलाती है। यानी कि द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस विच टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब हम लोग बात करें उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन की। तो जो भी पत्तियों की शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर एक पतली परत पाई जाती है। उन पतली परत को हम उपत्वचा या क्यूटिकल्स कहते हैं। तो पौधों में उपस्थित जो भी जल होते हैं उनका कुछ भाग, लगभग 6 से 7 या 8% जो जल होता है वह इन क्यूटिकल्स के माध्यम से, इन उपत्वचा के माध्यम से भी वाष्प बन करके निकलता रहता है। तो इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन यानी क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की। तो पौधों में या जो काष्ठीय तनाएं होती हैं, मोटे वृक्ष होते हैं, उनकी तनाओं में भी सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तो इन छिद्रों को हम लेंटिसल्स या वातरंध्र कहते हैं। और पौधों में वातरंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये तीनों वाष्पोत्सर्जन क्या होते हैं। पौधों में स्टोमेटा के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं और इससे लगभग 80 से 90% जो वाटर होता है वह स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही बाहर निकलता है।
क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी पौधों में क्यूटिकल यानी उप त्वचा के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। लगभग 7 से 8% जो जल होता है वह उप त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है। और पौधों में जो काष्ठीय तनाएं होती हैं उनमें लेंटिसल्स पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं, और पौधों में वातरंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और 1 से 2% जो जल होता है वह वातरंध्रों के द्वारा ही बाहर निकलता है। तो ट्रांसपिरेशन के प्रकार के बाद अब हम आपको बताएंगे स्टोमेटा के संरचना के बारे में कि रंध्र क्या होते हैं, इनकी बनावट कैसी होती है और इनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि प्रत्येक रंध्र, कोई भी जो स्टोमेटा है वह एक छोटा सा छिद्र होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बीच का जो खुला हुआ भाग है यही आपका स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहलाता है। यानी प्रत्येक रंध्र एक छोटा सा छिद्र होता है जो अपने दोनों ओर से सेम के बीच के आकार की 2 कोशिकाओं से घिरा होता है। इन कोशिकाओं को हम गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। हम आपको फिर से बता दें, प्रत्येक रंध्र एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और प्रत्येक छिद्र 2 सेम के बीच के आकार की कोशिकाओं से घिरा होता है। इन कोशिकाओं को हम द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। इन द्वार कोशिकाओं का जो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होता है वह भीतर की ओर मोटी तथा बाहर की ओर पतली होती है। बाहर की ओर थिन सेल वॉल और भीतर की ओर थिक सेल वॉल होता है। साथ ही साथ इन कोशिकाओं के अगल बगल कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें हम लोग सब्सिडियरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इन रक्षक कोशिकाओं में सामान्य कोशिका की भांति केंद्रक, प्लास्टिड्स और भी सेल के जितने भी कोशिकांग होते हैं वह उपस्थित होते हैं। तो ये था स्टोमेटा की संरचना। एक रंध्र की बनावट कैसी होती है इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टोमेटा दिन के समय में कैसे खुल जाते हैं जबकि रात के समय में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। यानी अब हम बात करने वाले हैं स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि की, यानी स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार दिन में रंध्र खुल जाते हैं जबकि रात के समय में ये बंद होते हैं। तो एक सिंपल से तरीके से आप समझिए कि दिन के समय में यानी कि जब सनलाइट होता है, दिन के समय में सूर्य का प्रकाश जैसे ही पत्तियों पर पड़ता है तो इन पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं उन स्टोमेटा के गार्ड सेल्स, फिर से सुनिए, दिन के समय में सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ये जो रंध्र है, इन रंध्रों के जो गार्ड सेल्स यानी रक्षक कोशिकाएं हैं या द्वार कोशिकाएं हैं, इन द्वार कोशिकाओं की जीव द्रव्य की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है या बढ़ जाती है। सनलाइट पड़ने पर गार्ड सेल्स के जीव द्रव्य की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिनके कारण इनका स्फीति दाब बढ़ जाता है। जीव द्रव्य की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इनका स्फीति दाब बढ़ जाता है, जिनसे इनकी भित्ति पर जो दबाव होता है वह भी बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने के कारण चूंकि जो गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिकाएं हैं इनके कोशिका भित्ति बाहर की तरफ पतली एवं भीतर की ओर मोटी होती है, तो पतली भित्ति जो होती है वह दबाव के कारण खींच करके पीछे चली आती है। चूँकि किसी भी कोशिका का जो साइज और शेप होता है वह एक डेफिनेट होता है, एक निश्चित होता है, तो निश्चित कोशिका के आकार के कारण जब इनकी बाह्य भित्ति बाहर की ओर खींच कर आती है तो इनकी अंतःभित्ति भी पीछे की ओर खसक आती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टोमेटा दिन के समय में खुल जाते हैं। जबकि रात के समय में सनलाइट न होने पर, सूर्य का प्रकाश जब नहीं होता है तो उस समय इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, और गतिज ऊर्जा कम होने के साथ ही साथ इनका स्फीति दाब भी कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती हैं वह अपने पहले की स्थिति में आ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्टोमेटा
बंद हो जाते हैं। तो आपने जाना कि दिन के समय में रंध्र कैसे खुलते हैं और रात के समय में रंध्र कैसे बंद हो जाते हैं। अब हम इस टॉपिक के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में आपको बताते हैं और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के बंद होने और खुलने में कुछ कारक भी अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो कि स्टोमेटा के खुलने में मदद करते हैं या स्टोमेटा के बंद होने में भी मदद करते हैं, यानी उनसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वह प्रभावित होती है। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कारक, यानी ऐसे कारक जो बाहर से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं, और दूसरे ऐसे कारक जो भीतर से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को, इंटरनल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। बाह्य कारकों में सबसे पहला है H2O यानी कि वाटर। जब किसी पौधे में H2O यानी कि जल की मात्रा अधिक होगी तो ऐसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी तीव्रता से या तेजी से होगी, या हम कह सकते हैं कि जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को सीधे प्रभावित करता है। जल की मात्रा अधिक होने पर पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज हो जाती है, जबकि जल की मात्रा कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है सनलाइट। अगला कारक जो है वो है सूर्य का प्रकाश। हमने शुरू में ही बात किया कि पौधों से जल का वाष्प के रूप में निकलना, तो वाष्प जल कब बनेगा? जब सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश अधिक होगा। सूर्य के प्रकाश होने पर ही, सनलाइट के प्रेजेंस में ही वाटर जो होते हैं वो अपने वेपर फॉर्म में आते हैं और निकलते हैं। तो सनलाइट अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बढ़ जाती है, जबकि सनलाइट कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी हो जाती है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ती है, क्योंकि तापमान अधिक होने पर वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण जो होता है वह अधिक होता है। इसके अलावा विंड यानी कि हवा का चलना, ये भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ठंडी के दिनों में कभी हम लोग छाँव में घर में कपड़े डाले रहते हैं, वो भी सूख जाते हैं। तो उसी प्रकार पौधों में भी तेज हवा चलने पर वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, जिससे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वह तेज हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं आंतरिक कारक की, ऐसे कारक जो पौधों के भीतर से, पत्तियों के भीतर से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला कारक है नंबर ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों की संख्या। किसी भी पत्ती में नंबर ऑफ स्टोमेटा यानी कि रंध्र की संख्या जितनी अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उसमें अधिक होगा। अगर किसी पत्ती में माना कि स्टोमेटा की संख्या कम है तो उस पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि अधिकांश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। और लास्ट फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की संरचना। जिन पत्तियों में के अंदर जो भी मृदु ऊतक ये सब अधिक होते हैं, कोशिकाओं के बीच बीच में अंतराकोश की स्थान जो होता है अधिक होता है, तो उन पत्तियों में जल का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होती है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन के बारे में फुल स्टडी किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।